हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे झारखंड बोर्ड का मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर 3। ठीक है ना। सेट आपका 3 हो गया, जो कि ऑब्जेक्टिव आज हम लोग यहाँ बात करेंगे, एमसीक्यू। ठीक है ना। ये आपका साइंस हो गया क्लास 10 का। ठीक है। तो ये आपका झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है। उसके क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे क्या क्या आंसर हमें कैसे देनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। पहला यहाँ पे कि एक लड़का जो है समतल दर्पण के सामने खड़ा है 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो लड़का का प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा। तो अगर 100 सेंटीमीटर अगर दूर है तो 100 सेंटीमीटर पे ही प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जिसका फोकस कितना है, फोकस आपका 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो हमें बतानी है कि प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, उसका नेचर बताना है। ठीक है, उसका प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण कुछ ऐसे बना लीजिए। यहाँ पे आपका P हो गया, यहाँ पे आपका हो गया F, यहाँ पे आपका हो गया C। तो यहाँ पे जो आपका दूरी है 10 सेंटीमीटर का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वस्तु का। ठीक है ना। और आपका यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, आपका 20 दिया हुआ है, और 10 सेंटीमीटर वस्तु रखा गया, मतलब P और F के बीच में वस्तु है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि P और F के बीच वस्तु रहता है तो पीछे साइड पे बनता है। ठीक है ना। जो आपका मिरर का इमेज होगा, है ना, वो कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो दर्पण के पीछे अवतल दर्पण में कैसा होता है, आभासी, सीधा तथा बड़ा होता है। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 क्या है कि किसी दर्पण, ठीक है ना, किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है कहाँ पे, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण में। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर दिया गया, तो यह लेंस कैसा होगा, तो उत्तल लेंस होगा। ये प्लस में है इसीलिए उत्तल लेंस होगा, माइनस में रहता तो अवतल लेंस हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। यहाँ पे किस लेंस का फोकस आभासी होता है, ये तो बिल्कुल थोड़ा गड़बड़ हमको लग रहा है। यहाँ पे लेंस का फोकस आभासी होता है। फोकस तो आभासी यहाँ पे कैसे हो सकता है, फोकस के बारे में सवाल थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है ना, ये सवाल थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे तो सवाल नंबर 6 यहाँ पे कि वायु में गमन करते हुए प्रकाश की किरण जल में तिरछी जाती है। तो आप ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे वायु यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ पे मीडियम 1 हो गया, मीडियम यहाँ पे 2 हो गया। वायु से जल जा रहा है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रहा है। तो ये तिरछी प्रवेश करती है तो किरण क्या होगा, ऑप्शन हमें लिखना, किधर उड़ेगा, मतलब सॉरी किधर मुड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीका से बनाएंगे ऐसे करके धीरे धीरे, तो इस साइड में हम लोग को मुड़ता है, मतलब हम लोग को नॉर्मल यहाँ पर रहेगा तो इधर मुड़ेगा, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कि नेत्र द्वारा रेटिना पर, ठीक है, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखेंगे कि पक्षमावी पेशियों के दुर्बल होने से, है ना, दुर्बल होने से कौन सा बीमारी यहाँ पे होता है। तो पक्षमावी में भी पेशी यहाँ पे बोला है, तो इसमें निकट दूर दोनों तो हो नहीं सकता, जरा दृष्टि भी तो इसमें नहीं आता है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे कोई नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि आंख के उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशियां सहायक करती है, तो सिलियरी मसल्स, यानी सिलियरी मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख लीजिए, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो ऑप्शन हो गया दृष्टि पटल, रेटिना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 11 में विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए मीटर। विद्युत धारा बोल दिया तो क्या लिखेंगे, ए मीटर। अगर वोल्टेज बोलता तो लिखते वोल्ट मीटर। ठीक है ना। हमसे बोला विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग आई से लिखते हैं। ठीक है ना। ये किसे नापा जाएगा, ए मीटर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ देखिए कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए होता है। ठीक है ना। ये होता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना। एल होता है कंडक्टर का लंबाई, ठीक है, चालक का लंबाई। आर होता है प्रतिरोध और रो होता है आपका प्रतिरोधक। इसका क्या होता है ऐसा यूनिट, रो ओम, इसका होता है ओम मीटर। ठीक है ना, ओम मीटर। ठीक है।
आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे 13 नंबर सवाल, चुंबकीय क्षेत्र रखा है, चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से, ठीक है ना, नॉर्थ पोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे सॉरी सत्य बोला गया, मतलब ट्रू, सत्य का मतलब ट्रू बोला गया, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट जलीय विलयन का रंग होता है, बिल्कुल सही जवाब। N2 गैस रंग बुरा होता है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, मतलब दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये और भी दोनों, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग, चिप्स का पैकेट में विकृत गंधता से बचाने के लिए कौन सा गैस डाला जाता है? हम लोग को बचपन से पता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। मीथेन का दहन उदाहरण है, ठीक है ना। तो ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया, एक्सोथर्मिक है ना, ऊष्मा क्षेपीय मतलब एक्सोथर्मिक, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होता है, ऊष्मा यहाँ पे निष्कासित होता है, उत्सर्जित होता है, इसीलिए हम बोलेंगे ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया, ठीक है ना। दीवारों पर सफेदी करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 17, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक तरह का क्षारक है, ठीक है। इसका अभिक्रिया अगर लिखने बोलेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिलाएंगे दोस्तों? वाटर मिलाएंगे, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये आपका क्विक लाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम हो गया, जबकि आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया, ठीक है दोस्तों। तो बुझा हुआ चूना को हम लोग दीवारों पे पेंट करने के लिए, चूना सफेदी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक दोस्तों। आगे यहाँ पे आइए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। तो 18 नंबर सवाल देखिए कि प्राकृतिक सूचक कौन सा है? लिटमस पत्र, डायरेक्ट याद रखनी है। इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? प्रबल क्षारक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछा है? प्रबल क्षारक कौन नहीं है? ये सारे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्षारक बोला गया है ना, ठीक है। इनमें से कौन प्रबल क्षारक? ये देखिए आप, ये भी आपका क्षारक है, ये भी आपका क्षारक है, ये भी आपका क्षारक है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, आपका क्षारक हो गया, ये भी आपका क्षारक हो गया, सारे तो प्रबल क्षारक ही हैं, पूछा है नहीं है, मतलब ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। और NaOH का उपयोग कहाँ पे होता है? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साबुन तथा अपमर्जक बनाने में होता है, ठीक है ना, साबुन तथा अपमर्जक, ठीक है, सरफ वगैरह। मेथनोइक अम्ल किस में उपस्थित होता है? तो लिखेंगे नेटल, तो ये हमारे पास क्या हो गया? नेटल, ठीक है ना, नेटल के डंक में, लेकिन लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, मतलब ए और बी दोनों मुझे सही लग रहा है, तो ऑप्शन सी हम टिक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों में पाया जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखेंगे, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाले धातु कौन सा है? तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर करेंगे, गोल्ड होता है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है ना, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कैल्शियम हो गया आपके पास, जल के साथ करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर आ सकता है, ऐसा उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है ना। धातु आपका हो गया, ये आपका जल हो गया, तो कौन सा गैस निकल गया? हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन कौन से हैं? हम लोग सीधा यहाँ पे दिख रहा है, स्वतंत्र अवस्था में भी गोल्ड हमने टिक किया हुआ था, तो गोल्ड ढूंढ लीजिए, यहाँ पे गोल्ड तो नहीं, मतलब ये दोनों नहीं हो सकता। अब देखिए गोल्ड यहाँ पे है गोल्ड, ठीक है ना, तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ये आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए सवाल नंबर 25 की तरफ, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 25 यहाँ पे देख लीजिए, आपके मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे हम लोग कॉपर, क्या हो गया? कॉपर। ये तो अधातु है Cl2, ये आपका ब्रोमीन हो गया अधातु Br2, ये आपका मरकरी हो गया Hg, तो ये आपका तो लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है ना। हमसे पूछा है स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में कौन सा पाया जाता है? तो लिखेंगे 4 ऑप्शन में से कॉपर, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? कौन सी बातें इसमें गलत है? पहला देखिए, हीरा ग्रेफाइट फुलधरीन कार्बन का अवरोह है, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल सही बात है ना, अधातु है फिर भी सुचालक होता है, ठीक है। अपवाद है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे हार्ड, बिल्कुल सही बात है। कार्बन में समवायता का गुण नहीं, यहाँ पे देखिए आपका गलत हो गया, देखिए असत्य है, कार्बन में समवायता गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है, मतलब आपका असत्य बात लिखा गया, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं लगा दी, मतलब असत्य हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 की तरफ यहाँ पे कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं हम लोग बढ़ते हैं तो क्या होता है, क्या प्रवृत्ति दिखाई देगा? पहला, तत्वों की आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ती है, नहीं गलत बात है। संयोजकता में, हाँ बिल्कुल सही बात है, संयोजकता में वृद्धि होती है। परमाणु का आकार तो खैर नहीं बढ़ता है, तत्वों की क्षारीय प्रवृत्ति में वृद्धि भी गलत है, मतलब यहाँ पे कौन सा प्रवृत्ति दिखाई देगा? संयोजकता, यानी कि वैलेंसी में बढ़ोतरी दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 में, ठीक है, कि पादप में, पौधों में है ना, जल के वहन के लिए कौन उत्तरदायी? तो जाइलम। भोजन का अगर मान लीजिए स्थानांतरण करना रहेगा अलग अलग हिस्सा में तो फ्लोएम लिखते, ठीक है ना, ध्यान सुन लीजिए, भोजन का अगर स्थानांतरण रहता तो फ्लोएम लिख देते, लेकिन पादप में जल का वहन करना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, उत्तरदायी है? तो लिखेंगे जाइलम, ठीक है।
अब देखिए सीधा सवाल, मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो लिखेंगे 2, इंसान रहता तो 4 लिख देते, है कि नहीं? तो आपका हो गया 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 30 की तरफ। तो सवाल नंबर 30 यहाँ पे देखिए आप कि निम्न में से किसका संबंध, ठीक है ना, निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, किसका संबंध होता है? तो ऑप्शन लिखेंगे ए नंबर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, रक्त दाब किस तंत्र यंत्र से नापा जाता है? कौन सा मशीन से रक्त दाब को यानी कि ब्लड प्रेशर को नापा जाता है? तो ऑप्शन हो गया स्पाइगमोमैनोमीटर। ठीक है, आगे बढ़िए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कि कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है? तो ऑप्शन हो गया एड्रेनलिन हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? एड्रेनलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो ऑप्शन में लिखेंगे पीयूष ग्रंथि से। ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि से। विषाणु जनित रोग कौन है? HIV एड्स भी है और आपका वाट भी, दोनों हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, बाकी थोड़ा एक बार देख लेंगे, लेकिन दोनों मुझे लग रहा है कि विषाणु जनित है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, प्लेसेंटा की संरचना कैसी होती है? तो लिखेंगे तस्तरी नुमा होती है। ठीक है, निम्न में से कौन जीवाश्म है? इसमें से कौन आपका जीवाश्म है? तो हम लोग लिखेंगे ट्राइबोलाइट, राजासोरस, नाइटिया। हाँ, चारों का चारों सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सवाल पे। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन पेपर पे हम लोग 37 नंबर सवाल देखते हैं। फटाफट 4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हमारा वीडियो फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 आप देखिए कि निम्न में से कौन पौधे को दर्शाता है? तो लिखेंगे एफ स्मॉल में। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ये ऐसा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक उष्णन के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 39 की तरफ। तो निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र, आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल मैनमेड कह सकते हैं, तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो मुझे लग रहा है बागवानी। ठीक है ना, बागवानी में लगाते हैं, खेत तो पहले से भी होता है। ठीक है ना, बागवानी हमारा कृत्रिम आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट कौन सा है? तो लिखेंगे मीथेन गैस। कौन सा दोस्तों? मीथेन गैस। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 40 होता है कंप्लीट। ये आपका साइंस झारखंड बोर्ड ऑफिशियल पेपर था, जिसमें आज हमने शेयर किया आपके साथ मॉडल सेट 3 साइंस का ऑब्जेक्टिव पेपर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, इसीलिए मैं आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करने के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसी प्रकार से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अलग अलग सब्जेक्ट का डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए पहले से अगर मान लीजिए मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है ना, आज हम लोग इसी वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज हमारा मॉडल सेट 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके पहले मैंने 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, मैंने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दिया है। ठीक है ना, तो वहां पे दोनों पहले देख लेंगे। आपका तीसरा सेट है, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, चौथे सेट, 5वें सेट भी डिस्कस करेंगे, और सारे सब्जेक्टिव भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बताऊं दोस्तों कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है पहले से मैंने अपलोड कर रखा हुआ है, वही सारे क्वेश्चन इस बार भी जो है मॉडल सेट में सेट किया गया है, जो कि सारे आंसर्स मैंने पहले से शेयर किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां पे जैक बोर्ड मॉडल पेपर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे चेक करेंगे, सारा सब्जेक्टिव का आपका इंपॉर्टेंट आंसर मिल जाएगा। चाहे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका बायो का भी मिल जाएगा, फिजिक्स का भी मिल जाएगा, और केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का भी मिल जाएगा। वैसे सारे पेपर यहाँ पे आया है, तो सब लोग एक करके डिस्कस तो करेंगे ही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ, है ना, नए क्वेश्चन के साथ, नए डिस्कशन के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।